फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास से हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल को शुरू कर रहे हैं। वैसे इससे पहले एक बार और मैं आपको पूरी जनसंख्या भूगोल पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्योंकि अब जो आंकड़े वगैरह हैं उसमें बदलाव आ गया है, तो एक नए सिरे से और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से मैं आपको पूरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, जिसमें आपका माल्थस का सिद्धांत हो गया, फिर आपका जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत हो गया। इसके साथ ही फिर अलग अलग परिभाषाएं हो गई, जनसंख्या घनत्व की क्या परिभाषा है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे। देखिए, हम लोग मेड सिंपल बुक्स को आधार बना करके ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाभ ये भी हो रहा है कि जो मेड सिंपल बुक है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, उसकी भी जानकारी आपको साथ में हो जाएगी। और ह्यूमन ज्योग्राफी तो आपकी पूरी कवर ही हो रही है। जिन लोगों को नहीं पता है, जो पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी है, उसको नए सिरे से मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी के बारे में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा पॉपुलेशन के बारे में, कि विश्व में कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, और एक्यूमीन क्या होता है, नॉन एक्यूमीन क्या होता है, इनको आर्थिक आधार पर कैसे विभाजित करते हैं। इन सभी चीज़ों की मैं आपको आज एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक पूरी क्लास में जनसंख्या घनत्व पढ़ा, एक पूरी क्लास में आपको मैंने बर्थ रेट, डेथ रेट, इन चीज़ों को बताया। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि सोर्सेस क्या है। जब हम कहते हैं जनसंख्या, तो हम जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका की जनसंख्या ज़्यादा है, या किसी जगह की हम कह रहे हैं जनसंख्या कम है, तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो देखिए, यूएनओ का डाटा हो गया, यूएफओ का डाटा हो गया, यूनेस्को का डाटा हो गया, डब्ल्यूएचओ का डेटा हो गया। ये सारा जो डाटा है, ये सोर्स होता है, जिसके आधार पर हम बताते हैं कि विश्व में कहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, कहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, कहाँ बर्थ रेट कम है, कहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये तो विश्व की बात हो गई। अगर भारत की बात करें, तो एक तो हमारे यहाँ जनगणना रिपोर्ट आती है, जैसे 2011 में आई थी। इसके साथ ही जनसंख्या के विभिन्न रजिस्टर हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उससे संबंधित, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उससे संबंधित। तो ये सारे आंकड़ों को मिला करके हमें भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारियां मिलती हैं। कुछ इसमें कमियां भी हो जाती हैं। जैसे कभी मान लीजिए, हम अगर विश्व स्तर की बात करें, मान लीजिए अमेरिका में या ब्रिटेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वहां पर 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए जो जनसंख्या की गणनाएं हैं वो नहीं हो सकी, छूट गई। तो इन ब्रेक की वजह से त्रुटियां आ जाती हैं। फिर हम मेजर नहीं कर पाते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ पिछले कुछ वर्षों में। और क्या त्रुटियां आ सकती हैं? स्थान की। देखिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है और ये रहने चला जाता है महाराष्ट्र में। रहने वाला कहाँ का है? यूपी का। रहने कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में। अब मान लीजिए ये व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। जो व्यक्ति है ये कहाँ पर है? गरीबी रेखा के नीचे। अगर आप देखिए, जब जनसंख्या की आप गणना कर रहे हैं, अगर आप इसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में गिनेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। वहीं पर अगर आप इस व्यक्ति को महाराष्ट्र का मानेंगे कि अब ये महाराष्ट्र में रहने लगा है, तो आपको क्या दिखेगा कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। यानी कि आप किसी व्यक्ति को किस स्थान का कंसीडर कर रहे हैं, जहां का वो रहने वाला है या जहां वो वर्तमान में रह रहा है, इस हिसाब से आंकड़ों में परिवर्तन आ जाता है। तो यही चीज जो आपका ब्रिटेन है और यूएस है, उसमें आपको ये अंतर दिखाई देता है। एक जगह पर स्थान, जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है वहीं का माना जाता है। दूसरी जगह पर जहां से वो आया है, जहां का वो मूल निवासी है, वहां से माना जाता है। तो इसकी वजह से आंकड़ों में अंतर आ जाता है अलग अलग देशों के। फिर जिस देखिए, जो प्रवास है, इसकी भी थोड़ी सी ये हो जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, उसको ट्रैक करना, और ये सारी जानकारियां ये भी थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो ये सारी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हमें जनसंख्या की जो जानकारी मिलती है वो 100% सही नहीं होती है। 100 ही होती है, लेकिन 100% सही नहीं होती है। अब देखिए, आते हैं एक मुख्य बात पे, जनसंख्या का विश्व वितरण के बारे में। यानी विश्व में जनसंख्या किस तरह से है। तो जाहिर सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या रहती है। हमारी पृथ्वी में 2 गोलार्ध हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में 90% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। एक सिंपल सा पॉइंट हो गया। इसके बाद कुछ जो गहन मुद्दे हैं,
देखिए जो हमारी विश्व में जनसंख्या है वो सभी जगहों पे एक जैसी नहीं है। और आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये एक लॉजिकल बात होना चाहिए कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ पर रहने के लिए क्षेत्र दुर्गम है, जैसे कि विषुवतीय क्षेत्र हो गए, वहाँ पर जाहिर सी बात है जनसंख्या कम होगी। उसकी बजाय जहाँ पर ऐसे जैसे कि आपका गंगा नदी का मैदान हो गया, सिंधु नदी हो गई और भी नील नदी हो गई, इस तरह के जो मैदानी क्षेत्र हो गए, जाहिर सी बात है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं जनसंख्या के ज़्यादा मिलने की, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 100। दूसरा 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ पर केवल 5 लोग रह रहे हैं, तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व। यानी कि यहाँ पर उतनी ही जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतनी ही जगह में कम लोग रह रहे हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर, या आप और भी अगर इसे साइंटिफिक बनाएं तो पर यूनिट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उससे हमें जनसंख्या घनत्व पता चलता है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जनसंख्या घनत्व की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो अब देखिए जनसंख्या घनत्व जैसा कि मैंने कहा पूरे विश्व में अलग अलग है। जैसे कुछ विश्व के क्षेत्र हैं, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा घनत्व दिखता है, कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। फिर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारी जगह है, जैसे कि आपके पर्वतीय क्षेत्र हो गए, और वहां पर बहुत थोड़े से लोग निवास करते हैं। तो समझते हैं, देखिए विश्व में कुछ प्राइमरी कंसंट्रेशन वाले स्थान है। प्राइमरी कंसंट्रेशन वाले यानी कि ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, विशाल क्षेत्र हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जैसे कि ईस्ट एशिया हो गया। देखिए सारी चीजें हिंदी में भी नीचे लिखी है, ऊपर इंग्लिश में है, तो हिंदी इंग्लिश का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूर्वी एशिया हो गया। विश्व की 1/4 जनसंख्या पूर्वी एशिया में रहती है। ये एक बड़ा सा क्षेत्र है जहां पर विश्व की बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? दक्षिणी एशिया हो गया। जैसे कि इसमें आपका भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये देश आ जाते हैं। तो दक्षिण एशिया में भी विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है। फिर तीसरा हाई कंसंट्रेशन वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? प्राइमरी कंसंट्रेशन वाला, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर अधिक जनसंख्या रहती है। इस तरह का तीसरा आपका क्षेत्र हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया कहां से कहां तक हो गया? पैसिफिक से लेके इंडियन ओशियन के बीच में जो आइलैंड हैं, ये आपको सारे जो आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से हो गए। इसमें आपको जो जावा है इंडोनेशिया का, वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या दिखाई देगी। यानी कि जावा जो है इस पूरे क्षेत्र में वो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। इसके अलावा भी बाकी जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखा जाता है। फिर यूरोप हो गया आपका। इसमें भी खासकर यूनाइटेड किंगडम से जो रशिया का पश्चिमी क्षेत्र है, यूनाइटेड किंगडम से चल के और रशिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। दुनिया के लगभग 15% लोग जो हैं वो इसी क्लस्टर में, क्लस्टर मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी कनाडा में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक लिंक रहता है, हमेशा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए आप, और उसके बाद आपको जो नोट्स हैं हर महीने की फर्स्ट जो तारीख होती है उसको आपको मिलते रहते हैं। तो ये नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे थे, इसमें भी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी कनाडा में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लगभग 150 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, और अधिकतर लोग जाहिर सी बात है शहरी निवासी हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, और 5% से भी कम जनसंख्या है जो किसान वगैरह है। यानी कि अधिकतर लोग शहरी निवासी हैं, शहरी क्षेत्रों वाले काम करते हैं। फिर देखिए कुछ सेकेंडरी कंसंट्रेशन के भी क्षेत्र हैं। यानी कि उस देखिए प्राइमरी कंसंट्रेशन वाले क्या थे? बहुत बड़े बड़े एरिया थे। सेकेंडरी कंसंट्रेशन वाले कुछ छोटे छोटे एरिया जहां पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। कैलिफोर्निया हो गया, ईस्टर्न ब्राजील हो गया, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये वो क्षेत्र हैं छोटे छोटे जहां पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा दिखता है। फिर टर्शरी कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, लेकिन कैसे? जैसे ये पूरा एक देश है,
इस पूरे देश में, या मान लीजिए ये एक पूरा प्रदेश का है, ज्यादा वैज्ञानिक होगा, ये पूरा एक प्रदेश है। इस प्रदेश में केवल यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, बाकी इस पूरे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो सामान्य है। तो इस तरह के क्षेत्र कैसे कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हाई बेसिन्स ऑफ मैक्सिको। तो पूरे के पूरे क्षेत्र में जो हाई बेसिन्स है मैक्सिको के, वहां पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा दिखता है। इसी तरह से नील वैली हो गई। तो हम लोग जानते हैं जो नील नदी है, इसके आसपास क्योंकि उपजाऊ भूमि है, तो इसके आसपास आपको जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा दिखेगा, बाकी के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो इतना नहीं दिखेगा। तो ये कुछ एरियाज हो गए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले, और हम लोगों ने इसको देखा कि प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्शियरी कौन से हैं। अब देखिए कुछ लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले भी एरिया हैं जहां पर डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की। अब जाहिर सी बात है, आपको इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है, जहां पर ऊंचाई ज्यादा होगी, जहां पर रेगिस्तान होगा, पठारी क्षेत्र होगा, कोई बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट होगा, जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है वहां पर कम लोग निवास करेंगे बड़े क्षेत्र में, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो कम होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्यूमीन के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए जो हिंदी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है नोट्स में, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। एक्यूमीन कौन से क्षेत्र है, कनाडा से ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा देश है। कनाडा के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई भी निवास नहीं करता है, या छिटपुट एक दो लोग निवास करते हैं। तो कनाडा से ये कॉन्सेप्ट आया एक्यूमीन, नॉन एक्यूमीन, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग निवास कर रहे हैं एक्यूमीन, और नॉन एक्यूमीन मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग निवास नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन को देखें आर्थिक आधार पे, यानी हम लोग आर्थिक आधार पे समझने की कोशिश करें कि कौन से क्षेत्र कितने ज्यादा बसे हुए हैं, तो इससे ये देखिए कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जैसे कि गहन एक्यूमीन हो गया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो वर्ड होते हैं। तो ये हो गया आपका इंटेंसिव एक्यूमीन। इंटेंसिव देखिए क्या होता है, जहां पर अब हम आर्थिक आधार पे देख रहे हैं, मान लीजिए कृषि आप करते हैं, तो छोटा सा आपका खेत है, लेकिन इसमें आप इतना ज्यादा बीज बोते हैं, इतना ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं कि छोटे से खेत से आपको कई कुंटल फसल मिल जाती है, यानी कि फसल जो है बहुत ज्यादा आपको मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। तो इस तरह के इंटेंसिव एक्यूमीन आपको कहाँ मिलेंगे, आपको शहरी व्यवसाय वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। देखिए जो शहरी क्षेत्र है, जैसे मुंबई में आप चले जाइए, पुणे में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, देखिए छोटी छोटी जगहों में कितने सारे लोग निवास कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको गहनता दिखाई देगी। औद्योगिक पैटर्न होगा इन जगहों पे, जो भी गहन एक्यूमीन होंगे औद्योगिक पैटर्न होगा, यहाँ पर उद्योग धंधे मिलेंगे। कृषि कैसी होती होगी, जैसे अभी मैंने बताई गहन कृषि होती होगी, बहुत सारी सेवाएं होंगी, स्कूल यूनिवर्सिटी होंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे। आप लखनऊ देखिए, या फिर इस तरह का दिल्ली आप देखिए, आपको इतने सारे हॉस्पिटल लाइन से दिखाई देंगे, तो सारी सेवाएं और सुविधाएं होंगी। दूसरा आता है एक्सटेंसिव, यानी व्यापक एक्यूमीन। एक्सटेंसिव एक्यूमीन क्या होता है, देखिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देगा। यहाँ पर कृषि कैसी होगी, बड़ा सा खेत है, आराम से किसान जो है दूर दूर बीजों को बोता है, थोड़ी थोड़ी उर्वरक वगैरह का उपयोग कर लेता है, और अपने जो है खाने पीने भर की खेती कर लेता है, थोड़ी सी बेच लेता है, थोड़ी सी अपने खाने पीने भर का फसल कर लेता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें उत्पादकता पर ध्यान नहीं है। तो ये आपको व्यापक एक्यूमीन में विशेषता दिखाई देगी, मुख्य रूप से ग्रामीण होगा। और वन उत्पादन कैसा होगा, एक तो स्थायी होगा, यानी कि जो वन उत्पाद है उन्हें स्थायी रूप से उनका प्रयोग किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा। और प्लांट होगा, नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ वन उत्पादन किया जाएगा, जैसे लकड़ी का व्यवसाय हो सकता है और भी इस तरह की चीजें। फिर कुछ दोहन वाले क्षेत्र होते हैं। दोहन मतलब जहां पर मिनरल वगैरह पाए जाते हैं और उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो इन जगहों की क्या विशेषताएं होंगी, देखिए परिवहन सुविधाएं स्थायी रूप से दिखाई देंगी, बिजली आपूर्ति आपको पूरी तरह से मिलेगी, व्यवस्थित रूप से खनन विकास आपको दिखाई देगा, यानी कि खनन जो है, खनन का जो काम है वो बहुत व्यवस्थित रूप से आपको दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है इसके लिए बिजली और जो परिवहन सुविधाएं हैं वो होंगी। फिर कुछ छिटपुट आ जाते हैं एक्यूमीन, जिसको कहते हैं स्पोर्डिक। तो इसमें देखिए आपको बहुत बिखरी हुई आर्थिक गतिविधियां दिखाई देंगी। ये पूरा बड़ा सा क्षेत्र है, कहीं यहाँ पर एक कोई छोटा सा काम हो रहा है, मान लीजिए कि फर्नीचर बनाने का, कहीं यहाँ पर छोटा सा एक कोई काम हो रहा है किसी अन्य तरह का लोहे वगैरह का।
तो बहुत बिखरी हुई आर्थिक गतिविधियां दिखाई देंगी। नॉन एक्टिव मीन यहाँ पर कोई भी आपको विकास नहीं दिखेगा, बहुत बड़ी सी खाली जगह है जहां पर कोई भी विकास नहीं होगा, खाली पड़ी है, ये नॉन एक्टिव मीन हो गया। अब देखिए एक चीज और थोड़ा सा समझेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जो जनसंख्या घनत्व है, इसके ऊपर कौन कौन से कारकों का प्रभाव होता है। तो देखिए फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक कारक, जैसे कि लैटिट्यूड। अब देखिए अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग पर्यावरणीय दशाएं मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर अच्छी पर्यावरणीय दशाएं होंगी वहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहां पर खराब पर्यावरणीय दशाएं होंगी वहां पे पॉपुलेशन कम होगी। इसी तरह से ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, बहुत ऊंचा पर्वत है जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, आप जाइए देखिए बहुत कम लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा रहना कठिन है। रिलीफ, अब देखिए कोई ढालदार, बहुत ज़्यादा ढालदार क्षेत्र है जहां पर खेती करना वगैरह काफ़ी कठिन है, आपको दिखाई देगा कब बहुत कम जनसंख्या है, क्योंकि इतनी ही जनसंख्या यहाँ पर निवास कर सकती है, इतना ही संसाधन है। दूसरी पर्वत की मान लीजिए कोई घाटी है या नदी के किनारे के मैदान है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देगी, तो कैसा ढाल है उस पर भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट यानी कि जिस स्थान की जैसी जलवायु है उसी आधार पर आपको वहां पर जनसंख्या दिखाई देगी। लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। क्यों? मान लीजिए किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन अब यहाँ पर सर्दी तो बहुत है पर यहाँ पर मान लीजिए पेट्रोलियम मिलता है या फिर मान लीजिए हीरे की खदान है, कोई भी इस तरह का काम कोई भी इस तरह का खनिज अवेलेबल है, तो लोग जलवायु कैसी भी हो उसके बाद भी आपको दिखेगा जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो यानी जलवायु एक फैक्टर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जलवायु एब्सोल्यूट फैक्टर है, पूरी जनसंख्या इसी पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि जावा और अमेजोन बेसिन दोनों में एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन उसके बाद भी जावा में मैंने अभी आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जबकि अमेजोन बेसिन में 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति रहता है केवल। यानी कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाए तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये किस तरह का क्षेत्र है कि 1 किलोमीटर में केवल एक व्यक्ति रह रहा है। इसी तरह से सॉइल भी डिपेंड करता है कि कहीं पे अच्छी मिट्टी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जनसंख्या होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी से लोग इसका हल भी निकाल लेते हैं। कहीं पे सॉइल खराब है, लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उर्वरक वगैरह का यूज़ किया, अच्छी फसल का उत्पादन करने लगे, जनसंख्या बढ़ गई। वेजिटेशन, जहाँ पर देखिए जिस तरह की भी खाद्य संसाधन उपलब्ध होंगे, जिस तरह के भी खाद्य संसाधन होंगे, वेजिटेशन जैसी होगी, उसी हिसाब से वहाँ पर आपको जनसंख्या मिलेगी। फिर देखिए मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, अभी मैंने आपको बताया कहीं पर अगर मिनरल पाया जा रहा है तो जनसंख्या अपने आप वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जैसे कि कहीं पर मान लीजिए कि जो नदी है उससे ऊर्जा उत्पादन की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नदी के पास में अलग अलग जो कह लीजिए कि आपके इंडस्ट्री है वो लगा ली जाएंगी, और इसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जहाँ पर भी एनर्जी रिसोर्स है वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। फिर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो वैसे क्या था, यूरोप में अधिकतर क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम थी, जनसंख्या घनत्व तो इतना ज़्यादा नहीं था, दूर दूर लोग रहते थे। लेकिन फिर क्या दिखा कि लंदन वगैरह में जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, लंदन वगैरह में लोगों की भीड़ लग गई, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि उस समय कुछ लेखक हैं जैसे चार्ल्स डिकेंस वगैरह हैं, उन्होंने जो शहरों में इस तरह का एक कह लीजिए अपराध फैल गया था, गंदगी फैल गई थी, इसके ऊपर बाकायदा उपन्यास लिख डाले। यानी कि परिवर्तन इतना ज़्यादा आया कि जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती थी वहाँ पर इतनी जनसंख्या पहुँच गई औद्योगिक क्रांति की वजह से कि उपन्यास लिखे जाने लगे उन घटनाओं पर। फिर इसी तरह से किसी स्थान पर कैसी सोशल वैल्यूज हैं और खासकर पॉलिटिकल माहौल कैसा है। अगर कहीं पर मान लीजिए जैसे हिटलर जैसा व्यक्ति रह रहा है, तो क्या हो रहा है कि केवल एक ही जाति के लोग श्रेष्ठ हैं, बाकियों को वो जो है दोयम दर्जे का मान रहा है, या उनको मान रहा है कि इनको जीवन का ही अधिकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पर छोड़ के लोग भागना चाहेंगे, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। तो जहाँ पर जैसा अब अमेरिका जैसा कोई देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकार लोगों को प्राप्त है, तो हर देश के लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे, जितने भी प्रवासी हैं वो अमेरिका की तरफ भागते हैं, यूरोप की तरफ भागते हैं।
तो आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखेगा कि किसी स्थान की जैसी राजनीतिक व्यवस्था है उस हिसाब से वहां पर जनसंख्या अट्रैक्ट होती है या वहां से भागती है। अच्छा, एक फाइनल कॉन्सेप्ट आता है आज की क्लास का, साइकिल ऑफ ऑक्यूपेशन। कुछ देशों में देखा गया है कि जनसंख्या पहले बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है, फिर कम होने लगती है, यानी एक साइकिल जैसी चलती रहती है, बढ़ी कम हुई, फिर बढ़ी फिर कम हुई। तो ये इसे कहते हैं साइकिल ऑफ ऑक्यूपेशन। ये श्रीलंका है, मेसोपोटामिया, इस तरह की जगहों पर देखने को मिलती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बता दिया शॉर्ट में कि बाई चांस इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम ही इससे अनजान ना हो। अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो फिर जो मैं आपको आगे आंकड़े वगैरह पढ़ाऊंगा उसका उपयोग करके आप आगे का जो है उसको लिख पाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख पाएंगे। मेनली बस इतना है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर जनसंख्या किसी समय बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। इस तरह से साइकिल एक चलती रहती है।